हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज हम लोग देखेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में या पीरियोडिक टेबल का नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट। तो पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था कुछ प्रॉपर्टीज चल रही थी हमारी मेनली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, किस तरीके से वेरिएशन होता है अलोंग पीरियड्स एंड ग्रुप्स। तो वो हमने सारी चीज देखी थी। हमने पिछले लेक्चर में वैलेंसी देखा था, वैलेंसी कैसे आती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम निकालते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने टच किया था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके हिसाब से फिर डिसाइड होती है उसकी वैलेंसी। वैलेंसी को मैंने बताया था कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, मतलब कोई एटम दूसरे एटम के साथ जुड़ता है तो उसकी कैपेसिटी को वैलेंसी कहते हैं। क्लियर हो रही बात कि नहीं? अब हम देखते हैं आज के टॉपिक में कि हमने पिछले लेक्चर में आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर भी देखा था। यहां पर एक एग्जांपल हम देखेंगे उसका। जैसे हमने नेमिंग में देखा था कि आईयूपीएसी ने कुछ रूल्स बताए थे, तो उस रूल्स के हिसाब से 100 प्लस 100 के पार वाले जितने भी एलिमेंट हैं उनको हम किस तरीके से नेमिंग करेंगे, उसकी कैसी नेम हम देंगे। तो वो सारे चीजें हमने देख ली थी लास्ट लेक्चर में। अब अभी के लेक्चर में हमें देखना है मैजिक नंबर्स। मैजिक नंबर्स काफी ज्यादा पूछे जाते हैं कि मैजिक नंबर्स होते क्या है। मैजिक नंबर्स देखो बेसिकली होते क्या है। देखो एटम है हमारे, तो एटम बेसिकली होते हैं अनस्टेबल, तभी वो कंबाइन होकर बनाते हैं क्या, मॉलिक्यूल। वो किसी के साथ रिएक्ट होते हैं स्टेबल होने के लिए। ठीक है, तो जो एटम्स होते हैं वो तो हमारे अनस्टेबल होते हैं, ये तो क्लियर कट है। तभी वो स्टेबल होना चाहते हैं और तभी किसी के साथ जुड़कर वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। लेकिन कुछ हमारे एटम्स होते हैं जिनके पास स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी बोलो तो या एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, वो स्टेबल होते हैं औरों की कंपेयर में। तो वो कौन कौन से होते हैं, उनको, वो एलिमेंट के नेम को हम बोल देते हैं मैजिक नंबर्स। तो वो उन एलिमेंट के नेम को हम बोल देते हैं मैजिक नंबर्स। अब मैजिक नंबर्स जो हैं वो हम अभी देखते हैं। मैजिक नंबर बेसिकली क्या है, सम न्यूक्लियाई आर एक्स्ट्रा स्टेबल एंड दिस एट्रीब्यूटेबल टू विया फिल्ड शेल। मतलब वो बताते हैं कि कितना वो ये सारी चीज डिसाइड होती है इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग से। तो इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग से और न्यूक्लियर पावर से, न्यूक्लियर जो फोर्स है जो लगाता है इलेक्ट्रॉन को पकड़े हुए होता है, न्यूक्लियर फोर्स जनरेट होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने हैं न्यूक्लियस के अंदर, जितने ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतना ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स होगा, है ना। अब अगर साइज छोटा हुआ, शेल्स कम हुए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो गए न्यूक्लियस में, तो वो अच्छी पकड़ बना पाएंगे। अब जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती आती है तो वो इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती आती है, तो जो उनकी पहुंच है वो धीरे धीरे वीक होने लगती है। उसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स इजिली मूव ऑन कर जाते हैं और निकल जाते हैं। समझ में आ रही बात की नहीं? हम देखेंगे न्यूक्लियाई विद, जैसे हमारा मैजिक नंबर्स, ये मैजिक नंबर्स आप याद कर लो, 2, 8, 20, 28, 50, 82 एंड 126। ये हमारे मैजिक नंबर्स होते हैं। केवल हमें मैजिक नंबर्स में 3, 3, 6, 1, 7 मैजिक नंबर्स होते हैं जो हमें याद करने हैं। 2, 8, 20, 2, 8, 20 तो आपको याद ही रहेंगे, 28 तक तो आपको याद ही रहेंगे, है ना। 2, 8, 20, 28, 2, 8, 20, 28, 2, 2 में ऐसा 2, फिर 8, फिर 20, फिर 28 कर दो। तो ये चीज तो आपको याद रहेगी, 4 तक आपको याद रहेंगे, लेकिन 3 आपको याद करने पड़ेंगे। 4 इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि 30 तक एटॉमिक नंबर आपको याद रहता है, इसीलिए। अब 50, 82, 126 आपको याद करने पड़ेंगे। 50, 82 एंड 126, ये सातों के सातों एलिमेंट्स होते हैं हमारे एक्स्ट्रा स्टेबल, है ना, औरों के एटम्स के कंपेयर में। तो दूसरे नंबर का हीलियम होता है, 8वें नंबर का ऑक्सीजन होता है, 20 नंबर का होता है हमारा कैल्शियम, और 28 नंबर का हमारा निकेल होता है, 50 नंबर में टिन, और 82 नंबर में हमारा लेड, और 126 जो हमें बताना चाह रहे थे इसका नेमिंग कैसे करोगे, जो हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि 1 को हम बोलते हैं उन, और 2 को बोलते हैं बाई, और 6 को बोलते हैं हेक्स। अब लास्ट में लगाते हैं ईएम, क्योंकि वो मेटल्स होते हैं सारे। ठीक है, तो हम लगा देते हैं ईएम, जैसे सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ईएम आ रहा है ना लास्ट में, ऐसे ही है, ईएम लग जाएगा। तो उन बाई हेक्सियम, उन बाई हेक्सियम हो जाएगा 126। इतनी बात समझ में आई? ये अभी डिस्कवर नहीं हुआ है, लेकिन अगर डिस्कवरी इसकी होती है तो फिर ये हमारा स्टेबल माना जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। फटाफट इसको नोट करो, मैजिक नंबर्स हमारे क्या होते हैं। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बेसिकली देखते हैं कि हमारी 2-3 प्रॉपर्टीज और बची हैं, उसको अब हमें और कवर करना है। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट हमारी प्रॉपर्टीज है आज की टॉपिक की, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी।
आयोनाइजेशन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इंथैल्पी कौन सी एनर्जी होती है? अगर कोई एनर्जी है और उसका अगर कांस्टेंट प्रेशर हुआ, प्रेशर मतलब एक फिक्स प्रेशर जो लगाया जाता है, जैसे अपने एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो ये कांस्टेंट हुआ तो उस एनर्जी को हम इंथैल्पी बोल देते हैं। उस एनर्जी को हम क्या बोल देते हैं? इंथैल्पी। आयोनाइजेशन का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है। कोई एटम है हमारा न्यूट्रल, ठीक है, जैसे हमारा एटम है न्यूट्रल, ठीक है, ये न्यूक्लियस है और ये इसकी शेल्स है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन्स में जितनी, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अब जिसमें इस अकेला है एटम, एटम मतलब आइसोलेटेड एटम है, अकेले एटम को क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड। वो आइसोलेटेड कौन से स्टेट में होगा? सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा, गैस में होगा? सॉलिड में तो पास पास होते हैं एटम सारे, लिक्विड में भी थोड़े पास पास ही होते हैं, गैस में जरूर दूर दूर होते हैं एटम्स, है ना। तो वहां पर ये गैसियस फेस में हम इसको आइसोलेट कर पाएंगे। तो अब आइसोलेट हो गया है, अब जितनी एनर्जी हम लगाएंगे, जितनी एनर्जी हम देंगे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने में, पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी हम लगाएंगे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन में निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को, उसको बोल देते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। सिंपल सी बात समझ में आ रही होगी। देखो डेफिनेशन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required, the amount of energy required to remove an electron, to remove an electron from outermost shell, outermost shell को क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल। from outermost shell of isolated गैसियस स्टेट में होता है, तो आइसोलेटेड गैसियस एटम हम बोलेंगे। क्लियर हुई बात की नहीं? तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, जितनी एनर्जी हम देंगे, लगाएंगे इलेक्ट्रॉन को निकालने में, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम से आउटर मोस्ट शेल से जितने हम इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब एक बात आपको हम और समझा देते हैं कि इलेक्ट्रॉन पहला निकाला तो आप निकाल सकते हो, फिर आपकी क्या, जैसे मैं बोला 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया तो पहली आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी वो। अब 11 इलेक्ट्रॉन बचे और 12 प्रोटॉन, अब जो 12 प्रोटॉन है वो 11 इलेक्ट्रॉन पे लगाएंगे अपनी ताकत, तो ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी, ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है वहां पर ताकत और लगेगी, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड बहुत ज्यादा होगी। और फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो और ज्यादा होगी, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए? 12 ही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, है नहीं? समझ में आ रही बात की नहीं? जैसे मम्मी है, तो मम्मी हमारी 4 बच्चों को संभालती है, तो अब 4 में से एक चला गया तो 3 बच्चों को संभालना और ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया, पकड़ अच्छी रहेगी। 2 चले गए तो 2 में और ज्यादा रहेगी, 3 निकल गए तो एक ही बचा, एक में पूरा का पूरा फोकस रहेगा मम्मी पे, है ना, मम्मी का। तो इसी तरीके से न्यूक्लियस का फोर्स, इलेक्ट्रॉन जैसे कम होते आ रहे तो उनका ज्यादा पकड़ होगी जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाती है आप जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। अगर हम बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो फर्स्ट है वो कम होगी आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड से, क्योंकि यहां पर बढ़ती जाएगी। समझ में आ रही बात की नहीं? समझ में आ रही बात की नहीं? आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट मतलब पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी लगती है, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड मतलब दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में जितनी एनर्जी लगती है। क्लियर हो रही बात की नहीं? इतनी बात समझ में आ गई? दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। ये 11th में बताया जाता है, हम आपको बता रहे हैं अभी, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा चीजें क्लियर रहे। बहुत इजी चीजें हैं ये। अब देखो पीरियड और ग्रुप में किस तरीके से वेरिएशन होता है। अगर हम बात करें पीरियड और ग्रुप की, ये हमारा पीरियड होता है लेफ्ट टू राइट, और अप टू डाउन ये क्या होता है? ग्रुप होता है। अप टू डाउन क्या होता है? ये ग्रुप होता है, और ये पीरियड होता है। इतनी बात समझ में आई आपको? अप टू डाउन क्या होता है? ग्रुप, और लेफ्ट टू राइट क्या होता है? पीरियड। अब लेफ्ट टू राइट आपको बताएं कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, क्योंकि शेल्स तो वही रहती हैं, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जाते हैं।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं। तो यहां पर लेफ्ट टू राइट साइज छोटा होता जाता है ना, साइज छोटा हो रहा है मतलब न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल पे पकड़ बढ़ रही है, पड़ रही, तो वहां पर क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी ना। तो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, क्या लिखोगे, लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, ये आप जो मैं बोल रहा हूं वो आपको लिखना है। लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। रीजन क्या बताओगे, बिकॉज न्यूक्लियर पावर इंक्रीजेस। इतनी बात समझ में आई आपको, इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्लियर है बात। अब हम बात करते हैं ग्रुप की, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं ग्रुप की, तो ग्रुप में क्या होगा, अप टू डाउन, इधर देख लो, ये क्लियर दिख रहा है आपको, ठीक है। अब अप टू डाउन इन अ ग्रुप की बात करेंगे, अप टू डाउन इन अ ग्रुप की बात करेंगे। तो अप टू डाउन इन अ ग्रुप क्या होगा, देखो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं, अप टू डाउन इन अ ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं, तो जो न्यूक्लियर फोर्स है आउटर मोस्ट शेल पे क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, और आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम एनर्जी लगेगी, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स आउटर मोस्ट शेल पे कम है, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, एनर्जी कम ही देनी पड़ेगी हमको, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस, समझ में आ रही नहीं, बिकॉज नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, इतनी बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही है। इसका दूसरा रीजन भी हो सकते हो, नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, या फिर ये भी हो सकते हो न्यूक्लियर फोर्स टू आउटर मोस्ट शेल डिक्रीजेस, बिकॉज नंबर ऑफ शेल इंक्रीज, तो डिस्टेंस बढ़ गई, न्यूक्लियर फोर्स आउटर मोस्ट शेल पे कम हो गया। इतनी बात समझ में आई, बहुत इजी चीजें हैं, समझ में आ गया होगा आपको। अगर यहीं पर मैं एग्जाम्पल ले लूं, यहीं पर एक क्वेश्चन ले लूं मैं, जैसे मैं बात करूं कि लिथियम सोडियम पोटेशियम में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी लगेगी, तो अप टू डाउन तो क्या हो रही है, बोलो, कम हो रही है, तो सबसे कम किसमें लगेगी, पोटेशियम में, देन सोडियम में, देन लिथियम में। इतनी बात समझ में आ गई आपको, क्लियर हो रही बात कि नहीं, समझ में आ रही बात। अब यहीं पर अगर मैं पीरियड की बात कर लूं, ये तो ग्रुप का एक एग्जांपल हो गया, अगर पीरियड का ले लूं मैं एक, लिथियम बेरिलियम बोरॉन की बात कर लूं, लिथियम बेरिलियम और बोरॉन की बात कर लूं, समझ में आ रही बात कि नहीं। तो लिथियम क्या होता है, हमारे लेफ्ट टू राइट बढ़ रही है एनर्जी, तो क्या हो जाएगा, लिथियम देन बेरिलियम देन बोरॉन, क्लियर हो रही बात कि नहीं। लेफ्ट टू राइट क्या होती है, बढ़ती है आयनाइजेशन एनर्जी, लिथियम बेरिलियम एंड बोरॉन, इस तरीके से ये जनरल ट्रेंड है, जनरल ट्रेंड की बात कर रहे हैं, क्लियर हो रही बात कि नहीं। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, क्लियर हो रही बात कि नहीं। लेकिन यहां पर एक चीज आ जाती है कि अब ये चीज मैं यहां पर आपको बता नहीं सकता हूं, थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी यहां पर बेरिलियम की होती है, ये जनरल ट्रेंड है, लेफ्ट टू राइट तो इंक्रीज होता है, लेकिन लिथियम बेरिलियम और बोरॉन में, बोरॉन की हमारी कम होती है और बेरिलियम की ज्यादा होती है आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, क्लियर। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है चाहत, मतलब इलेक्ट्रॉन की चाहत, इलेक्ट्रॉन की लालसा। अब इलेक्ट्रॉन की लालसा जो आती है उसी को आती है जिसमें न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा ज्यादा हो, न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा हो, वही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, समझ में आ रही बात की नहीं। तो यहां पर यही देखना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, द attracting power of an electron towards itself, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर, या फिर बोल सकते हो फिलिकनेस, है ना, चाहत बोल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहां पर देखना है, फिलिक PHILIC, इसका मतलब होता है लालसा, चाहत, मतलब हमें लग रहा है कि हमें इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, वो एटम को लग रहा है कि मुझे इलेक्ट्रॉन की नीड है ना, तो वहां पर वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टर्म्स यूज करते हैं।
अब हम यहीं पर अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर ले, अगर हम जनरल ट्रेंड की बात करें तो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड क्या होगा, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इंक्रीज होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। अगर हम ग्रुप की बात करें, ग्रुप में ये तो पीरियड की होगी, अगर हम ग्रुप की बात करें तो अप टू डाउन इन अ ग्रुप, अप टू डाउन इन अ ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस। समझ में आ रही बात कि नहीं, क्योंकि हमारा फिर अप टू डाउन तो न्यूक्लियर फोर्स कम हो गया ना आउटर मोस्ट शेल पे, तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना कि आएंगे। समझ में आ रही बात कि नहीं, इस तरीके से हम चीजें देख सकते हैं। अगर हम बात करें यहां पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी, बोलो, लिथियम की होगी, देन सोडियम की। ये हमारा ऑर्डर रहेगा। अगर हम अप टू डाउन, यहां पर एक एक्सेप्शन केस आता है, अगर हम बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन में अगर देखें तो यहां पर एक स्पेशल केस आता है। यहां पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि इनमें ऑर्डर किसका रहेगा, क्या ऑर्डर रहेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, इसको इंक्रीजिव ऑर्डर में लगाओ। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है क्लोरीन की, देन फ्लोरीन की लगाओगे, देन ब्रोमीन की। इस तरीके से आप लगाओगे। यहां पर फ्लोरीन की हमारी अप टू डाउन की बात कर रहे हैं तो फ्लोरीन की हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाती है क्लोरीन के कंपेयर में थोड़ी कम। क्लियर, इतना आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि क्लोरीन की ज्यादा होती है। ये हमारा स्पेशल केस बनता है, यही क्वेश्चन आ सकता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बेस्ड पर। क्लियर, इसको फटाफट आप नोट कर लो। फिर हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। यहां पर आपने ध्यान दिया कि इसकी एक एटम की बात कर रहे थे, यहां पर एक एटम को एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज जो है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा मिलता जुलता टर्म है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये भी हमारा बताता है कि अट्रैक्टिंग करना है इलेक्ट्रॉन्स को। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या बोलोगे, द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द शेयर्ड पेयर समझ गया, बॉन्ड पेयर, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवार्ड्स itself is called electronegativity। इतनी बात समझ में आ रही, is called electronegativity। क्लियर। अब अगर हम बात करें, जैसे हम बात कर ली HCl की, तो HCl 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, इसीलिए तो Cl नेगेटिव बनता है और इसीलिए तो H प्लस बनता है। ये केवल बनता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टीज है, क्योंकि यहां पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, इसीलिए ये अट्रैक्टिंग जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। अगर हम बात करें कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, तो वो होती है फ्लोरीन की। यहां पर थोड़ा ध्यान देना है आपको, वहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो क्लोरीन की है। यहां पर टर्म ध्यान देना है, यहां पर हम ऑर्डर बता दे रहे, ये याद हो जाएगा। फोन कल बुरा आया, साईं चालाक है। फोन कल बुरा आया, साईं चालाक है। केवल हमें ये ऑर्डर याद करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। क्लियर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर, इतनी बात आपको याद करनी है। तो फोन कल बुरा आया, साईं चालाक है, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन एंड हाइड्रोजन। इस तरीके से हम देखेंगे यहां पर किसकी ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको फटाफट आप नोट करो। फिर हम लास्ट कॉन्सेप्ट आज देखते हैं, दैट इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप को हम देखते हैं। क्लियर। अब देखो, एक चीज हमें यहां पर समझनी है डायगोनल रिलेशनशिप में। डायगोनल रिलेशनशिप जो है वो हम केवल देखेंगे सेकंड और थर्ड पीरियड में। डायगोनल रिलेशनशिप किस किस पीरियड में देखेंगे हम? सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड।
सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड। सेकेंड पीरियड में हमारे क्या आता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरीके से हम देख लेंगे। यहां पर हमारा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, हमने इतने मान लिए। ये हमारे सेकेंड पीरियड है एंड थर्ड पीरियड है। ठीक है, तो जो लिथियम की जो प्रॉपर्टीज है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी मैग्नीशियम से मिलती जुलती है, बेरिलियम की एल्यूमिनियम से, ठीक है, और बोरॉन की हमारी सिलिकॉन से मिलती जुलती है। इस तरीके से हमारी कुछ प्रॉपर्टीज मिलती है। वो कौन सी प्रॉपर्टीज है, देखो डायगोनल रिलेशनशिप बेसिकली बताता क्या है, द प्रॉपर्टीज ऑफ second and third period are similar in some of cases मतलब कुछ प्रॉपर्टीज हमारी सिमिलर होती हैं, that shows a relationship of second period element to third period element। क्या लिखा, द प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट आर डायगोनली सिमिलर। हम लिख सकते हैं यहां पर डायगोनली सिमिलर इन सम ऑफ केसेस दैट शोज आर रिलेशनशिप ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट टू थर्ड पीरियड एलिमेंट। क्लियर, तो डायगोनली सिमिलर हमारी रहती है, ये डायगोनल रिलेशनशिप हमारी बनाती है, इसीलिए हम बोल देते हैं इनको, ये हमारा डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इतनी बात क्लियर हुई आपको कि नहीं हुई, फटाफट आप नोट कर सकते हो। और हम अब आगे, मतलब हमारा चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। और पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी आपको अच्छे से सॉल्व करनी है, चाहे वो इन टेक्स्ट के क्वेश्चन हो या फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो। इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस आपको चीजें पढ़नी है, एक्टिविटी भी बीच बीच में हो वो भी आप पढ़ लो, वो भी आप चीजें समझ लो। और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको एक एक क्वेश्चंस लगाने हैं, इसके बिल्कुल नहीं करना है। फिर आप जा सकते हो लखमीर सिंह के कुछ क्वेश्चंस लगा सकते हो, जैसे वेरी शॉर्ट आप उसके क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें 5 ही चैप्टर्स हैं हमारे, और 5 चैप्टर्स हमारे लगभग खत्म ही हो चुके हैं। तो इसको आपको थोड़ा पैटर्न वाइज करना है। इतनी बात समझ में आ रही, मतलब पीरियोडिक टेबल में हमारा ये लास्ट चैप्टर था, जो केमिस्ट्री का हमारा लास्ट चैप्टर था, तो वो हमारा आज कंप्लीट हो चुका है। बस आपको करना क्या है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज लगानी है कुछ। अगर आप पढ़ सकते हो, इंटरेस्टेड हो तो थ्योरी पढ़ लो, वरना नोट्स जो बनाए हैं वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, लेकिन क्वेश्चंस आपको जरूर लगाने हैं। फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाने के बाद आपको लखमीर से लगानी है, लखमीर सिंह पहले नहीं लगानी, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी कवर करनी है। क्लियर, तो इसको आप फटाफट नोट कर लो। और आप कोई दिक्कत हो अगर, तो फिर आप पूछ सकते हैं, कमेंट पे डाल सकते हो आप। ठीक है, व्हाट्सएप पोर्टल भी है, उस पर भी पूछ सकते हो। फटाफट नोट कर लो इसको।